हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं। आज का जो केक है ये 2 kg में 2 टियर केक बनने वाला है। बेस बनेगा हमारा 1.5 kg चॉकलेट नटेला फ्लेवर एंड टॉप टियर बनेगा 1/2 kg पाइनएप्पल फ्लेवर। जो फ्लेवर्स है वो दोनों क्लाइंट ने ही सजेस्ट किया था। एंड ये जो मेरी क्लाइंट है ना, ये बहुत पुरानी क्लाइंट है। एटलीस्ट हर साल उनके बर्थडे पे, उनके बेटे के बर्थडे पे मैं केक्स बनाती हूँ। एंड ये मेरे घर से काफ़ी दूर रहती है। मतलब मेरे घर से इनका घर एटलीस्ट 35-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे ही केक्स लेती है। एंड हर बार कुछ नया, कुछ डिफरेंट उनको चाहिए होता है। मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर बार मुझे कुछ नया केक डिज़ाइन बनाने को मिलता है। ये जो केक है ना, ये बेसिकली उनके नेफ्यू के बर्थडे के लिए उन्हें चाहिए था। एंड थोड़ा इमरजेंसी में आया था ऑर्डर। उन्होंने एक दिन पहले दोपहर को अराउंड 3-3:30 बजे मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे कल एक 2 टियर केक चाहिए एंड शाम को 5 बजे तक चाहिए। एंड उनको जहाँ डिलीवरी चाहिए थे वो एड्रेस अगेन मेरे घर से अराउंड 30 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बना दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद ऑर्डर दे रही थी। हमने फटाफट सारे फ्लेवर्स तो खैर ऑलमोस्ट लॉक हो ही गया था। थीम उन्होंने बताया था कि उनको रोब्लॉक्स थीम में चाहिए, और ये थीम मैंने कभी पहले बनाया नहीं था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि हाँ फर्स्ट टाइम मुझे ये थीम बनाने को मिलेगा। कुछ डिज़ाइंस मैंने उनके साथ शेयर किया, फिर उनसे ये डिस्कस किया कि जो टॉपर्स बनेंगे वो एडिबल चाहिए, नॉन एडिबल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों कॉस्टिंग्स मुझे शेयर कर दो, फिर मैं मेरी सिस्टर इन लॉ से डिस्कस करके आपको फाइनल बता दूँगी। अक्सर होता है कि ऑब्वियसली कॉस्ट का फ़र्क तो रहता ही है, बट कुछ लोगों को चाहिए होता है कि उन्हें सब कुछ एडिबल चाहिए होता है केक के ऊपर, क्योंकि कभी कभार बच्चे क्या करते हैं ना, केक कट होने से पहले ही सारी चीज़ें निकालने लग जाते हैं केक से, और उन्हें पता नहीं होता है कि वो खाने का है भी कि नहीं। तो इसीलिए कुछ लोग सेफ्टी से एक ना हमेशा कहते हैं कि हमें सब कुछ एडिबल ही चाहिए केक के ऊपर। उन्होंने भी एडिबल केक ही कहा। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ एडिबल चाहिए, और फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास वो स्पाइरल वाले कैंडल्स हैं क्या। तो मैंने कहा कि हाँ, नॉर्मली जब मैं ऐसा बड़े केक्स बनाती हूँ ना, तो वो जो स्पाइरल वाले कैंडल्स आते हैं वो एक कैंडल मैं केक बोर्ड के ऊपर लगा के देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 9 कैंडल्स चाहिए, क्योंकि बच्चे का 9th बर्थडे था। और ये जो स्पाइरल कैंडल्स आते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना, आप कैंडल्स का भी कॉस्ट ऐड करके मुझे फाइनल कॉस्ट बता देना। अब आप सोचो कि ऐसा कौन क्लाइंट कहता है। मतलब टचवुड, ये मेरी एक ऐसी क्लाइंट है जो एक तो मुझे काफ़ी ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो कहती है कि फ्लेवर डिज़ाइन सब आपको पता है, आप एक्सपर्ट हो, तो मुझे पता है कि आप बेस्ट ही करोगे। और उसके अलावा भी ना, अगर कुछ रहता है जैसे कि उनको कभी डिलीवरी चार्ज से कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब सोचो मेरे घर से उबर कैब में 30 किलोमीटर दूर केक जाएगा तो अराउंड 500-550 रुपये तो उबर फेयर ही आता है। शी इज़ नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद दैट। वो हमेशा कहती है कि आप मुझे केक का कॉस्ट एंड बाद में फिर डिलीवरी चार्जेस भी बता देना, मैं इकट्ठा ही पे कर दूँगी। फाइनल कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग अप्रूव करने के बाद उन्होंने खुद से मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया। मैंने कहा भी नहीं था उनसे, मांगा भी नहीं था एडवांस पेमेंट, लेकिन उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट, मतलब 50% से ज़्यादा अमाउंट की उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया, और कहा कि कल जब आप केक भेजोगे तब मैं बैलेंस पेमेंट भी आपको दे दूँगी। गॉड ब्लेस सच क्लाइंट्स। यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में जो टॉप टियर है 1/2 kg का पाइनएप्पल केक वो रेडी हो गया है। यहाँ पे इस केक को, मतलब स्पॉन्ज को मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था, ताकि ओवरऑल केक में थोड़ी अच्छी सी हाइट आए, क्योंकि जब हम टियर्ड केक्स बनाते हैं ना, थोड़ी हाइटन बनती है तो देखने में भी अच्छा लगता है। पाइनएप्पल केक मैं बहुत बार अपने चैनल पे आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं किया। स्पॉन्ज को मैंने 4 लेयर्स में कट किया था, फिर बेस लेयर को शुगर सिरप से सोक करके उसमें लगाया मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश, उसके ऊपर एक क्रीम की लेयर,
उसके ऊपर थोड़ा सा पाइनएप्पल फिलिंग एंड इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर दिया। और फिर मैंने केक को अच्छे से क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया ताकि वो सेट हो जाए, ठीक है। और केक मुझे अराउंड शाम को 4 बजे भेजना था, मेरे घर से 1 घंटा लग जाता कैब में जाने में, तो 4 बजे देना था मुझे केक। तो यहाँ मैं सुबह 9 बजे ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। एक तो मुझे वो टेंशन भी था कि केक कैब में जाएगा, बट थैंकफुली केक तो पहुँच ही गया था ठीक से। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, हमारा जो नीचे वाला टियर है 1.5 kg का, उस पे काम करना स्टार्ट किया मैंने। तो नीचे वाला टियर मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया है। 8 इंच के टिन में भी मैं बेक कर सकती थी, लेकिन 8 इंच के टिन में इतनी अच्छी हाइट नहीं आती ओवरऑल केक में। सो 1.5 kg केक के हिसाब से जितना बैटर मुझे चाहिए था उतना बैटर मैंने 7 इंच के हाइटन टिन में डाल के एक ही स्पॉन्ज बेक किया था एंड फिर स्पॉन्ज को मैंने 4 लेयर्स में कट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्लाइंट ने कहा था कि आप प्लीज़ प्रीमिक्स मत यूज़ करना, आप स्क्रैच से एगलेस स्पॉन्ज बनाना, बिकॉज इनको ना थोड़ा सा आइडिया है केक मेकिंग का, प्लस ये फेसबुक पे मेरे वीडियोस भी देखती है तो उनको पता है कि मैं कैसे बनाती हूँ केक्स। तो मैंने कहा कि नो वरीज, बिकॉज मैं तो प्रीमिक्स से बनाती नहीं हूँ स्पॉन्ज, स्क्रैच से ही बनेगा। सो यहाँ पे मैंने बेस लिया है 12 इंचेस का एंड उस पर थोड़ा सा गनाश लगा के फिर मैंने सबसे नीचे वाला लेयर रखा है स्पॉन्ज का, उसको सोक किया है मैंने चॉकलेट सिरप से। इस चॉकलेट सिरप की रेसिपी जो है वो आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। और फिर मैंने चॉकलेट मूज़ इसके ऊपर अप्लाई किया है। सो मूज़ के लिए मैंने विप्ड क्रीम में गनाश मिक्स किया है। इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो, मतलब इस पर्टिकुलर फ्लेवर का एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देखोगे। कुछ टाइम पहले मैंने एक बटरफ्लाई डिज़ाइन का केक शेयर किया था, वो पूरा इसी फ्लेवर में बना था, चॉकलेट नटेला फ्लेवर में। सो सेम तरीके से मैंने इस केक को भी बनाया है। पहले एक मूज़ की लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैंने डाला है नटेला एंड ये प्रॉपर ब्रांड जो आता है नटेला वो लगाया है, क्योंकि बहुत लोग हेज़लनट पेस्ट यूज़ करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स का हेज़लनट पेस्ट आता है, लेकिन मैं हमेशा नटेला ही यूज़ करती हूँ। सो नटेला का भी एक अच्छा खासा लेयर लगा दिया है मैंने और उसके ऊपर मैंने डाला है चॉप्ड हेज़लनट्स। सो हेज़लनट्स को ना मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। एक पैन को थोड़ा सा गर्म करके आप उसके ऊपर थोड़ा सा हेज़लनट्स को टॉस कर लो, उससे बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो जाता है एंड उसके बाद इसे मैंने चॉप कर लिया है। सो इसी तरह से कभी अगर आपको फरेरो रोशर केक बनाना हो ना तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस उसमें नटेला एंड हेज़लनट्स नहीं जाएगा, बिकॉज फरेरो रोशर में दोनों होता है ऑलरेडी, हेज़लनट पेस्ट एंड हेज़लनट के पीसेस भी। तो आपको सिंपली क्या करना है, चॉकलेट स्पॉन्ज लेना है, उसे चॉकलेट सिरप से या कॉफ़ी सिरप से आप सोक कर सकते हो। उसके बाद लगानी है मूज़ की लेयर एंड उसके ऊपर आपको फरेरो रोशर का जो चॉकलेट आता है, फरेरो रोशर चॉकलेट, उसको चॉप करके डालना है, ठीक है। नाउ एक लेयर में कितना पीस फरेरो रोशर जाएगा वो एक तो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के बजट के ऊपर एंड ऑफ कोर्स वेट मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन बस इतना डालना है कि आपका जो लेयर है ना केक का, मतलब स्पॉन्ज का, वो अच्छे से कवर हो जाए एंड हर बाइट में फरेरो रोशर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फरेरो रोशर केक कैसे बनाएं, तो आज मैंने आप लोग को वो भी बता दिया, ओके। सो इसी तरह से मैंने इस केक के लिए सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया है, स्पॉन्ज, सोकिंग, मूज़, नटेला और फिर उसके ऊपर हेज़लनट्स, ठीक है। चॉप्ड हेज़लनट्स डालने से क्या होता है, एक तो एक अच्छा सा क्रंच आता है एंड केक का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो इस तरह के जो केक्स हैं ना, ये महंगे केक्स होते हैं, प्रीमियम केक्स के कैटेगरी में ये आता है। सो इस तरह के केक्स के लिए ऑब्वियसली हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें जो हम चीज़ें डालते हैं जैसे हेज़लनट हो गया, नटेला हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव आती है एंड ऐसे भी ये प्रीमियम केक्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। सो इस तरह से सारे लेयर्स को बिल्ड करने के बाद मैंने चॉकलेट मूस से पहले हल्का सा इसको क्रम कोट कर लिया। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा गनाश अप्लाई किया है सिर्फ केक के आउटसाइड पे, ठीक है। गनाश मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना
अगर आप गनाश लगाओगे और फिर केक को सेट करोगे तो आपका केक जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। एंड क्योंकि ये एक तरह से चॉकलेट मूस केक है, इसीलिए मैंने इस पर गनाश अप्लाई किया है। अगर ट्रफल केक होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब भी आप इसको जो क्रम कोटिंग है ना उसको आप गनाश से करो ताकि आपका केक जो है वो बिल्कुल स्टर्डी बने, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। अब ऊपर वाले टियर को हमें फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी है। तो वाइट एंड ब्लू थीम का केक बनना था, तो ऊपर वाला टियर पूरा ही वाइट रखना था। तो मैंने क्रीम से पहले केक को अच्छे से कवर कर लिया एंड उसके बाद स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ की मदद से इसको प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग दे दिया। उसके बाद जैसे रेफरेंस फ़ोटो में था एक वो जो हमारा कोम स्क्रैपर आता है ना, उस तरह का एक डिज़ाइन बना हुआ था केक के ऊपर। तो मैंने भी कोम स्क्रैपर साइड में एंड केक के टॉप पे यूज़ किया है एंड इस तरह से मैंने केक को फिनिशिंग दे दिया है एंड जैसा डिज़ाइन था बिल्कुल वैसा बना दिया है। फिर मैंने केक को रख दिया फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए एंड फिर मुझे काम करना था नीचे वाले टियर पे, ठीक है। सो बेसिकली जब मैं मेरे क्लाइंट के साथ थीम्स डिस्कस कर रही थी ना, मतलब डिज़ाइंस डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो डेकोर है ना वो डेकोर हमारा रेड एंड वाइट में है, तो क्या आप केक का थीम भी रेड एंड वाइट में रख सकते हो। तो मैंने कहा कि देखो रेड ना बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है तो उससे स्टेनिंग भी हो सकती है। तो मैंने उनको एक डिज़ाइन शेयर किया था जिसमें केक वाइट था और नीचे रेड कलर के क्रीम से ना फॉल्ट लाइन डिज़ाइन दिया हुआ था। तो पहले उन्होंने अग्री किया कि ठीक है हाँ ऐसा कुछ बना सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक रेफरेंस वीडियो भेजा जो यही रोब्लॉक्स थीम का ही केक था एंड उसमें ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन था। तो उन्होंने कहा कि आप सेम ऐसा ही बना दो, ऐसा ही ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखना एंड उस पर ना बहुत सारे वो बड़े बड़े लॉलीपॉप्स जैसे होते हैं वो लॉलीपॉप्स भी बने हुए थे। सो मैंने कहा कि इस तरह के लॉलीपॉप सोर्स करना भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं चॉकलेट से बना दूंगी लॉलीपॉप्स। सो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चॉकलेट से ही बना देना, आई ट्रस्ट यू ऑन दैट। सो ब्लू कलर जो था ना वो काफ़ी डार्क ब्लू था। सो आगे आप देखोगे वीडियो में कि मैंने कैसे वो ब्लू कलर को अचीव किया। सो मेरा यही था कि मैं पहले पूरे केक को एक लाइट शेड ऑफ ब्लू से कवर करूँगी, उसके बाद मैं उसके ऊपर डार्क ब्लू कलर का क्रीम अप्लाई करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का क्रीम मैंने बनाया है वो काफ़ी लाइट है। आप बाद में देखोगे कि ये कलर कितना डार्क है एक्चुअली, मतलब जो फाइनल कलर हम बनाएंगे इस पर। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसी लाइट ब्लू कलर के क्रीम से मैंने पूरे केक को कवर कर दिया अच्छे से, इसको प्रॉपरली फिनिशिंग भी दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया, वो सेम लाइट ब्लू कलर का जो क्रीम था उसी में मैंने थोड़ा सा और ब्लू कलर मिक्स किया एंड इस कलर को मैंने डार्क बनाया, ठीक है। सो जब भी हमें विप्ड क्रीम में डार्क कलर्स मतलब डार्क कलर्स यूज़ करने होते हैं, आप इस तरह से डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हो क्योंकि सबके पास ना वो क्या कहते हैं उसको, एयर ब्रश मशीन नहीं होता है, ठीक है। सो अगर आपके पास एयर ब्रश मशीन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप इस तरह से अपने केक के ऊपर डार्क कलर्स ला सकते हो। बेसिकली जो बेस कलर है वो डार्क कलर का सेम लाइट शेड होना चाहिए एंड उसके ऊपर फिर आप एक डार्कर शेड से पूरे केक को कवर कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए मैंने पाइपिंग बैग में ही उस डार्क शेड ऑफ ब्लू को डाल के पूरे केक को कवर कर लिया था, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा क्रीम मैंने लगाया था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रीम लगाया था मैंने, ठीक है। सो इस तरह से मैंने जो डार्क ब्लू कलर का क्रीम था उसको अप्लाई किया पूरे केक के ऊपर एंड फिर केक को पूरा फिनिशिंग दिया। एंड ये काम आपको तुरंत ही करना है, ऐसा नहीं करना है कि लाइट कलर के क्रीम से केक को कवर किया फिर उसको फ्रिज में रख दिया उसके बाद आप उसके ऊपर डार्क कलर अप्लाई कर रहे हो, नहीं, क्योंकि इतनी देर में आपका जो लाइट कलर का क्रीम है ना वो सेट हो जाएगा एंड फिर थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने डार्क ब्लू शेड अचीव किया, बिल्कुल जैसा केक के ऊपर था उससे काफ़ी मिलता जुलता शेड।
यहाँ पे एक्चुअली फ़ोन के कैमरा में ये कलर काफ़ी लाइट लग रहा है, लेकिन बाद में जब आप जो फुल फ़ोटो है केक का वो देखोगे ना, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये कलर कितना डार्क था। ठीक है, उसके बाद इस केक के ऊपर भी मैंने जो कोम स्क्रैपर है उससे डिज़ाइन बना लिया था। अब इसमें हमें डावल्स इंसर्ट करना था। डावल्स इंसर्ट करने से पहले जो टॉप टियर का टिन साइज़ है ना, जो 5 इंच का टिन है, मैंने उसको प्लेस करके एक मार्किंग ले लिया है केक के ऊपर, एंड उसी के हिसाब से अब उस मार्किंग के अंदर मुझे डावल्स प्लेस करने थे। क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ 4 ही डावल्स लगाए हैं इस पर। एंड डावल्स लगाने के बाद अगेन मैंने केक को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था अच्छे से सेट होने के लिए। अब हमें केक को स्टैक करना है, यानी ऊपर वाला टियर हमें नीचे वाले टियर के ऊपर रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगुलर पैलेट नाइफ या ऑफसेट स्पैचुला जिसे कहते हैं, वो पूरा हम केक के नीचे से एक बार रन कर लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो बेस से अलग हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको पैलेट नाइफ इंसर्ट करना है, लेकिन इस बार सिर्फ केक के सेंटर तक आपको पैलेट नाइफ लेके आना है। उसके बाद हमें लेना है एक लंबा सा डावल जो कि ऊपर वाले टियर के सेंटर में इंसर्ट करना है, एंड बहुत केयरफुली हमें इस डावल का सपोर्ट लेते हुए पैलेट नाइफ की मदद से केक को इस बेस प्लेट से अलग करना है। ठीक है, आराम से इसको उठाना है और फिर हमें इसको नीचे वाले टियर के ऊपर प्लेस करना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोग को दूंगी, जब भी आप ऊपर वाले टियर को नीचे वाले टियर पे रख रहे हो ना, आप हमेशा बैक साइड से पैलेट नाइफ को निकाला करो, यानी कि आपके जो केक का फ्रंट साइड होने वाला है आप पहले वो डिसाइड कर लो। एंड कभी भी पैलेट नाइफ को केक के फ्रंट साइड से मत निकालना, या तो साइड से निकालना या फिर बैक साइड से निकालना। मतलब आपको केक को इस तरह से प्लेस करना है। यहाँ पे देखिए मैं केक को हल्का सा घुमा रही हूँ ताकि जो केक का बैक साइड है वो मेरी तरफ है, केक का फ्रंट साइड दीवार के तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत केयरफुली हमें केक को उठाना है पैलेट नाइफ की मदद से, और जैसे ही हमारा केक बेस से अलग हो जाएगा हम अपना डावल पकड़ेंगे एंड बहुत केयरफुली हमें टॉप टियर को बॉटम वाले टियर के ऊपर प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको बहुत केयरफुली जो पैलेट नाइफ है उसको निकाल लेना है। ठीक है, और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि थोड़ा सा क्रीम वहाँ पे बिगड़ जाता ही है, बट इस बार थैंकफुली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हल्का सा ही डेंट हुआ था वहाँ पे, क्योंकि हमेशा पैलेट नाइफ निकालते वक्त ना एंड मिनट पे आके मेरा पैलेट नाइफ थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्रीम निकल आती है। बट यहाँ पे थैंकफुली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो थोड़ा सा क्रीम जो निकल आया था मैंने उसी क्रीम को वापस से वहाँ लगा के थोड़ा सा वो कट पेस्ट जॉब जिसको कहते हैं ना वो कर लिया था, तो केक बिल्कुल सही लग रहा था। प्लस इसके ऊपर कुछ वो शुगर शीट एलिमेंट्स भी आने थे, तो मुझे पता था कि केक हमारा सही दिखेगा। और ये जो डेंट है ना ये बेसिकली केक के साइड में है। ठीक है, फ्रंट साइड हमारा बिल्कुल क्लीन है। अब हमें इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन एलिमेंट्स लगाने हैं। तो केक मुझे 4 बजे डिस्पैच करना था और यहाँ पे अराउंड 3 बजे मैं ये सारी चीज़ें इस पे लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है केक की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब लेने के लिए भी। ये जितने भी एलिमेंट्स मैं लगा रही हूँ ये सब मैंने एडिबल शुगर शीट के ऊपर प्रिंट करवाया है। एंड इस तरह से रेडीमेड ये नंबर 9 जो है ना ये सब आपको पिंटरेस्ट पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वाला टॉपर है ना उसको मैंने एक फॉन्डेंट शीट के ऊपर रख के फिर कट आउट कर लिया था, एंड उसके पीछे मैंने वाइट चॉकलेट लगाया था, क्योंकि ऊपर वाला टॉपर थोड़ा सा बड़ा था। तो मुझे लगा कि सिर्फ चॉकलेट मैं डालूंगी और फिर केक में इंसर्ट करते वक्त थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, तो मुझे डर था कि कहीं वो टॉपर टूट नहीं जाए, क्योंकि वो सबसे मेन टॉपर है। तो इसीलिए मैंने उसको फॉन्डेंट के ऊपर स्टिक करके फिर पीछे चॉकलेट लगा लिया था। एंड उसके अलावा बाकी जितने भी शुगर शीट एलिमेंट्स में इसके ऊपर लगाया है केक के ऊपर
सबके पीछे मैंने मेल्टेड वाइट चॉकलेट लगा लिया था ताकि हमारा शुगर शीट जो है वो बहुत ईजिली सॉगी नहीं हो जाए, ठीक है। फिर इस केक के ऊपर मुझे लगाने थे कुछ ब्लू कलर के चॉकलेट्स। सो जो रेफरेंस फ़ोटो था उसमें ब्लू कलर के जेम्स लगे हुए थे, तो मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं जेम्स के जगह चॉकलेट्स लगा देती हूँ, ब्लू कलर के ही चॉकलेट्स लगाऊंगी, क्योंकि एक जेम्स के पैकेट में कितने ही ब्लू कलर के जेम्स निकलेंगे, एंड फिर इतना सारा जेम्स का पैकेट भी खरीदना पड़ेगा, फालतू में क्लाइंट का ही पैसा जाएगा। सो इसीलिए मैंने सोचा कि जो हमारे सिलिकॉन मोल्ड आता है ना, राउंड शेप में इस तरह से सर्कल्स बने हुए होते हैं, उसमें हाफ सर्कल्स, तो उसी में मैंने चॉकलेट को सेट करके काफ़ी सारा चॉकलेट्स बना लिया था। सो चॉकलेट्स एक तो ये वाले बनाने थे, एंड दूसरा इस केक के ऊपर ना रेड कलर के भी चॉकलेट्स बने हुए थे। जो हमारा छोटा रेक्टेंगुलर मोल्ड आता है सिलिकॉन मोल्ड चॉकलेट्स का, सेम वैसे ही चॉकलेट्स, तो वो वाले रेड कलर में थे, तो उनको मैंने रेड कलर में बना लिया। रेड कलर के चॉकलेट्स वो भी लगा दिए केक के ऊपर, और फिर मुझे इसके ऊपर लॉलीपॉप्स लगाने थे जो कि अगेन मैंने चॉकलेट से बनाया था। सो लॉलीपॉप का ऐसा मोल्ड मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, अमेज़ॉन पे तो काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो मेरे पास ना एवेंजर्स थीम का ऐसा लॉलीपॉप मोल्ड है सिलिकॉन वाला, तो मैंने उसी में सेट कर लिया था चॉकलेट को। एंड क्योंकि थीम वाला मोल्ड है तो थीम में ऑब्वियसली एवेंजर्स के कैरेक्टर्स के फेस बने हुए थे, तो फेस वाला पार्ट मैंने पीछे की तरफ रख दिया एंड प्लेन वाला पार्ट मेरा आगे की तरफ आ गया। तो इस तरह से सारे लॉलीपॉप्स भी मैंने लगा दिए। एंड लास्ट चीज़ जो मुझे लगाना था वो था दो चीज़ें थी, एक तो हैप्पी बर्थडे का टैग लगाना था एंड दूसरा बर्थडे बॉय का नाम मुझे बोर्ड के ऊपर लिखना था, तो वो मैंने क्लाइंट को कहा था कि मैं फॉन्डेंट से ही लिख दूँगी। सो ये सब करने के बाद हमारा केक हो जाता है कंप्लीट। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि केक आप लोग को कैसा लगा, एंड मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, थीम केक्स एक्सेट्रा आप लोग सबके लिए ला सकूँ। सो वीडियो के एंड में मैंने फाइनल लुक यानी फाइनल फ़ोटो जो है केक की वो लगा दी है। सो प्लीज़ कमेंट्स में बताना आप लोग को केक कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।